अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारी जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, राबिया मनाल खान साहबा मौजूद है हमारे साथ। आपने जब भी कोर्ट कचहरी का आपका चक्कर लगता रहा होगा या किसी भी कानूनी मसाइल के लिए या आपको उसकी मदद के लिए आपका अगर चक्कर लगता है पुलिस में, पुलिस चौकियों में या इधर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि काले कोर्ट में आपको ज्यादातर जो मेजोरिटी नजर आती है वो मर्द हजरात की होती है। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे सामने मौजूद है एक मिसाल जो कि उन मर्दों के अंदर रह के काम कर रही हैं काले कोर्ट के अंदर, जो इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए मुकम्मल तौर पे अपना जो एक फर्ज है, अपना जो हक है वो अदा कर रही हैं। और इसके अलावा उम्मीदवार भी हैं नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन 2023-24 से। मुल्तान से हैं आप मैडम राबिया मनाल खान साहबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जैसा कि मैंने आपने नाज़रीन को आपका तारुफ कराया कि आप उम्मीदवार भी हैं नायब सदर के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के लिए, तो ये बताइएगा कि इस इलेक्शन को लेके आपका मंशूर क्या है? देखिए फरा जो भी फरहाना हमारा जो मंशूर होता है, क्योंकि हर साल हमारी बॉडी जो है ना वो चेंज हो जाती है। एक साल के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है। ठीक है। मोस्टली जो है वो हमारा जो मकसद होता है वो इंतजामी उमूर के हवाले से, कुछ वकला की बहबूद के हवाले से कुछ काम करने के लिए। जो मेन उसका मकसद होता है वो होता है कि बार के मामलात को चलाने के लिए, कुछ वकला के मसाइल के हल के लिए, या कुछ इश्यूज ऐसे क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर के, उनको सॉल्व करने के लिए ये बॉडी जो है वो हर साल न्यू बनाई जाती है। ठीक है। तो मौजूदा जो इलेक्शन है इसमें भी ऐसे ही है, मतलब सदर, जनरल सेक्रेटरी, नाइब सदर, और मतलब होते हैं तकरीबन कोई 12 से 15 मेंबर जो हैं, ठीक है, वो होते हैं। अब इसमें जो मेरा मंशूर है, स्पेशली मंशूर तो कोई भी बंदा जो पॉलिटिक्स में आता है या किसी भी इदारे के आप हो रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, तो जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा ही है। एक्चुअली जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का नाम जो है वो ओहदा है, अगर आप समझें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से जो है हम समझते हैं कि वकला का इदारा एक ऐसा इदारा है जिसे बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें मतलब मंशूर कोई एक दो लफ्जों पे मुश्तमिल मंशूर जो है, शायद मैं उस पर कामयाब हो पाऊं, एक दो एजेंडाज का जो होगा शायद मैं उसमें कामयाब हो पाऊं, लेकिन ये इतना बड़ा, मतलब मैं समझती हूँ कि वकला के इतने ज्यादा मसाइल हैं कि उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। किन किन रिफॉर्म्स की जरूरत है वकला मैं की आपको बेहतरी बताती के हूँ। लिए? सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर हमारे मुआशरे में कोई मजदूर है तो उसके भी कुछ हुकूक हैं। ठीक है, ऐसा ही है। मुख्तलिफ उनके फॉर्म्स बने हुए हैं, उनके स्कूल्स बने हुए हैं, उनके जो हैं वो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, उनके हुकूक की बात होती है, उनके हुकूक को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इवन कोविड में देख लें, हर शख्स मुतासिर हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और जो सफेद दहाड़ीदार तबका था वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अब वकला बेचारे इतने वाइट कॉलर लोग, वो भी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि डेली का जाहिर बात है, अब किसी भी बंदे का एक महीना अगर नहीं, वो एक नेसेसिटीज भी नहीं बीट होगी, अर्निंग नहीं होगी, तो नहीं काम चल सकता। तो आप ये देखें कि बेशक आटे में नमक के बराबर 12,000 का पैकेज दिया गवर्नमेंट ने, 14,000 का दिया। बस हमारे वकला इतना ज्यादा हेल्पलेस थे कि उनके लिए शायद उन दिनों में वो इतने ज्यादा सरवाइव करना मुश्किल हो गया हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा को मैं जानती हूँ जिनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। ठीक, लेकिन वो इतना ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम कि ना वो किसी को कह सकते हैं कि हमें भी राशन चाहिए, ना वो किसी को ये कह सकते हैं कि हमारा भी उस लिस्ट में नाम लिखवा दें जो 12-14,000 दे रही हैं। प्राइवेट वकला की बात कर रही हैं या गवर्नमेंट जो जॉब होल्डर है उनकी बात कर रही हैं? फरहाना सॉरी, मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं। जी जी जरूर। जिस तरह एक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और अगर वो किसी नौकरी में, मतलब उस डॉक्टर की नहीं है, तो वो उसका टोटल जो डिपेंड होता है वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे होता है। ऐसा ही है। एक वकील जो है वो हमेशा ही एक प्राइवेट प्रैक्टिसिंग होता है। ठीक है। जो हम सरकारी वकील की बात करते हैं, सरकारी वकील दैट इज समथिंग एल्स। जब हम वकील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो सरकारी वकील बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। और जो सरकारी वकील होता है वो एक स्पेसिफिक उसको शोबे को वो भी सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करता है,
पब्लिक की तरफ से नहीं कर सकता। ठीक है ना जी। अब जो आम पब्लिक के जो मसाइल होते हैं वो हम लोगों के पास आते हैं, और उनको कोई भी कानूनी मसला होता है, उन्होंने कानूनी मशावरत चाहिए होती है या मावनत चाहिए होती है कानून में, मतलब कि अदालत में जाना होता है, कोर्ट्स कचहरी में उनके केसेस फाइल होने होते हैं, इस किस्म के जो भी लोगों के सिविल या क्रिमिनल राइट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वकील को जो है वो इंगेज करते हैं। ठीक है। ये तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उसकी कोई स्पेसिफिक तनख्वाह नहीं होती। हम देखते हैं अगर हमारा जो क्लाइंट है उसके पास जो है वो केस के पैसे खर्च करने के पास भी पैसे नहीं है, अपना जो राइट लेने आया है और उसका राइट भी जेन्युइन है, लेकिन उसके पास, अच्छा अगर हम अपने जाती भी केसेस दायर करें तो हमारा भी उस पर खर्चा होता है, ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा नीडी है तो हम उसका फ्री भी कर लेते हैं। अगर कोई मतलब एक मिडिल मैन है, जैसे मैंने कहा कि जो व्हाइट कलर तबका होता है वो ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होता है ना, वो ज्यादा जो है सफर कर रहा होता है, जो साहिब हैसियत है वो तो 2 लाख फीस भी आराम से दे जाएगा, ठीक है। जो सफेद पोश है उसका मसाइल भी हल होने हैं, लेकिन है वो बड़ा मीडियोकर सा, और उसने 20,000 भी फीस बड़ी मुश्किल से देनी है, ठीक है। तो इस हवाले से भी हम देखते हैं कि अगला बंदा ये नहीं है कि वो बर्तन अपने बेच के तो हमें फीस देने लग जाए। इस हद तक जो अच्छा वकील है, चाहे वो जिस भी लेवल पे है, चाहे वो 2 लाख भी फीस अपने एक छोटे से छोटे केस की भी लेता है, इवन देन वो देखेगा कि अगर कोई बहुत ही गरीब मेरे पास आया है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उसको अकोमोडेट कर दूं। ठीक हो गया। नौजवान वकला की आपने बात की, वो तो किसी न किसी तरीके से अपना सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो बुजुर्ग वकला और खवातीन जो वकला है वो करती हैं। अगर आप ये जो इलेक्शन आने वाले उम्मीदवार नैब सदर हैं हाई कोर्ट के लिए, तो उनकी बेहतरी के लिए आप ऐसे कौन कौन से इकदाम उठाएंगी जिनकी सख्त जरूरत है इस वक्त उनको? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नौजवान वकला जो हैं, चाहे वो खवातीन हो चाहे नौजवान वकला हो, वो ज्यादा सफर कर रहे होते हैं नौजवान। हाँ जी, उसकी रीजन ये होती है कि हमारी प्रैक्टिस में जितना ज्यादा ग्रे हेयर होंगे लोग उस पर ज्यादा एतबार करेंगे, वो उतना सीनियोरिटी काउंट होती है, तजर्बा काउंट होता है, ठीक है। जो यंग लॉयर है उस पर लोग थोड़ा सा एतबार कम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो सीनियर लॉयर्स हैं उनका एक नाम है, एक ऑफिस है, उनके नाम के ऊपर केस आता है, लोग उनको आते हैं, उन्होंने कहना होता है कि जी हमने फलां के पास जाना है। जो यंग लॉयर होते हैं वो तो बेचारे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं, और शुरू में अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो वकला का प्रोफेशन है, द मोस्ट टफ प्रोफेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन, सबसे खूबसूरत प्रोफेशन है और सबसे मुश्किल प्रोफेशन है, ठीक। जो बंदा मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग है, लगा रहता है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं उसका हाथ पकड़ लेता है, और हर लिहाज से एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक सफेद पोशी का भरम कायम रखने के लिए अल्लाह ताला बहुत अच्छा, अल्लाह ताला जरिया बना देता है। आपको इज्जत बहुत मिलती है, आपको शोहरत बहुत मिलती है, आपका जब एक नाम बन जाता है, एक साख बन जाती है, तो फिर लोग खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। वकला जो यंग होते हैं उन्हें जरा डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो उनकी बेहतरी के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए और उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? हाँ जी, इस तरह से है कि पहले इन चीजों पे बिल्कुल भी काम नहीं होता था। अब काफी सारे यही मतलब इंसानी हुकूक की बातें कर करके बहुत सारी एनजीओज ने भी इस हवाले से थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है, जो स्पेशली न्यूली मतलब खवातीन आती हैं, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं, या यंग लॉयर्स आते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। एक तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि उन्हें शुरू में कम से कम 2 साल जो है, जैसे इंटर्नशिप का होता है, इस तरह कुछ इंटर्नशिप टाइप उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए प्रोग्राम, ताकि शुरू उनको थोड़ा सा आने जाने में, और कुछ नहीं तो उनका आने जाने में थोड़ा सा है। अच्छा, आप अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो प्रोफेशन है, जब आप प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, न्यूली एंटर होते हैं, तो मस्ट है कि आप किसी भी सीनियर लॉयर के पास आप एटलीस्ट आप 6 माह गुजारेंगे, ठीक। ये हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट, बल्कि समझ लें कि एक कंडीशन है। उन 6 महीने में ऐसी कौन सी चीजें सीखना नागुज़ीर है नौजवान वकला के लिए, जिसको 6 महीने स्पेंड लाजमी करना पड़ेगा सीनियर वकला के पास? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं जब हम किसी एक प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिकल समझ लें आप, ठीक है, जिस तरह कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल जरूरी होती हैं, जब आप किसी सीनियर लॉयर के पास बैठते हैं तो आप अपना केस प्रिपेयर करने का प्रैक्टिकल वर्क सीखना शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है, जब केस आएगा मेरे पास तो मैं उसको कहीं ना कहीं से सीख ही लूंगी,
तैयार करके दायर पे कर दूंगी। हाउ टू डील विद अवर क्लाइंट। हमारा जो मुआशरा है तो मैं एक बड़ी बात करती होती हूँ कि दा के चक्कर में होता है हर शख्स। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे यहाँ जो बंदा जिस भी उससे रिलेटेड है ना, वो उसका है कि मैं अगले बंदे को दा लगा लूं। ठीक है, आगे निकल जाओ। हाँ जी। आप क्लाइंट से पुलिस के नाम पे 2 लाख भी मांगे तो 2 दिन में अरेंज करके दे देगा। जज के नाम पे आप 5 लाख भी मांगे तो 2 दिन में अरेंज करके दे देगा। वकील के नाम पे आप 10,000 भी मांगे तो क्लाइंट को ऐसे लगेगा जैसे सांप सूंघ गया। यानी वुकला पे एतमाद खत्म हो गया है क्लाइंट्स का। नहीं नहीं नहीं, एतमाद की बात नहीं है। हर शख्स चाहता है कि मेरा काम फ्री में हो जाए। ठीक है ना। ठीक है, ये है समझने की बातें। अगर हम थोड़ा सा ये बात समझ लें कि जो अगला बंदा है उसने रोजी इस काम से ही कमानी है अपने लिए। ठीक, जैसे ये बात हमें कोरोना ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई कि हर शख्स से हर शख्स का रोजगार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अल्लाह ने किसी न किसी को किसी न किसी के लिए वसीला बनाया हुआ है। अब मेरे पास अगर एक क्लर्क है तो मुझे जो रिस्क मिल रहा है उसका भी उसमें हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बार में कुछ मुलाजमीन है तो उनका रोजगार उस बार से वाबस्ता है। अगर मेरे पास एक केस आ रहा है, अगर मैं किसी दर्जी से मैं अपने कपड़े सिलवा रही हूँ तो उस दर्जी का रिस्क मुझसे वाबस्ता है। ठीक है, हम एक शूज लेते हैं, इवन हम डेली खाना जो खाते हैं तो वो उन सब लोगों का जो रिस्क है वो हमारे रिस्क से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये बात हम समझ लें कि हमने जो काम करवाना है अगले बंदे को हम खुशी से पे करें तो ये मसाइल ही पैदा ना हो। लेकिन हमने ये देखा है जो जितना ज्यादा अच्छा खाता पीता होगा उसकी भी कोशिश होगी कि चले जी मैं मुलाजा चला के तो मेरा काम फ्री में हो जाए। ऐसा ही है। और जो बेचारा गरीब है उस पे तो वैसे तरस खाने को दिल करता है। तो दरमियान में वो जो वकील है ना बेचारा वो पिस जाता है। तो ठीक है। राबिया साहब, आप गुफ्तगू का सिलसिला मजीद जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपसे हम ये भी सवाल करेंगे कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन में जो मुंतखब जनरल बॉडी है वो किस तरह से काम करती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और राबिया साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी राबिया मिनाल खान साहबा से, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट मुल्तान से। राबिया साहबा, जैसे आपने फरमाया कि क्लाइंट को अगर पुलिस के नाम से पैसा मांगा जाए तो 2 लाख भी वो अरेंज करके दे सकता है, जज के नाम पे मांगा जाए दे सकता है, लेकिन क्लाइंट के नाम पे उसको खामोशी लग जाती है। जी बिल्कुल, वकील के नाम पे उसको खामोशी लग जाती है। तो क्या वजह है कि वुकला का जो तासिर है वो आम आवाम के जहनों में कुछ अच्छा नहीं है। जब भी काले कोड की बात आती है तो आम आदमी यही समझता है कि ये ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से, कह सकते हैं कानूनी तरीके से हमसे गैर कानूनी तरीके से रकम मंगवा रहे। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात ये है कि पुलिस वाला तनख्वाह लेता है इस बात की कि वो अपना काम कर सके। ठीक है ना। लेकिन हमारा मिजाज है, हम इतना इस मुआशरे की करप्शन के आदी हो चुके हैं कि हमारा मिजाज है कि हम पुलिस वाले से जब बात भी करने जा रहे होते हैं तो जेब में 5,000 10,000 डाल के जाते हैं कि नहीं जी उसने तो मेरा काम ऐसे करना ही नहीं, आम तासुर बना लिया ना। ठीक है। अब एक उसने जिसे कहते हैं ना जज को खरीदना, ठीक है ना। अब जज को खरीदने के लिए उसके पास 5 लाख भी निकल आएगा। ये नहीं है कि वकील पे एतबार नहीं कर रहा, वकील पे एतबार कर रहा है तो उस वकील के पास आ रहा है ना, लेकिन वो वकील को बाईपास करना चाहता है, डॉज देना चाहता है, वो उसको उसकी मजदूरी नहीं पे करना चाहता। मतलब ये नहीं है कि वो वकील के नाम पे पैसे देने से उसे ये है कि जी देखें, अगर एक बंदा एक दर्जी अपने सूट की सिलाई के पैसे ले सकता है धड़ल्ले से,
एक क्या कहते हैं हजाम ह्यूमन आप जाए, वो अपनी सर्विसेज के आपसे पैसे ले सकता है। एक पेंट वाला अपनी सर्विसेज के, कंस्ट्रक्टर आपकी अपनी सर्विसेज के आपके से पैसे लेता है ना। बिल्कुल ऐसा ही हम किसी से भी कोई फ्री काम नहीं करवाते। जब काम कराएंगे पैसा ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाए, वो आपको सिर्फ 5 मिनट का एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और साथ में 20-25 हजार के आपको टेस्ट भी लिख के दे देगा, वो आप खुशी खुशी जाके करवा लेंगे। ठीक है ना, आप 2000 रुपया 1 मिनट में उसको फीस भी दे देंगे, सारा कुछ। लेकिन जब आप किसी वकील के पास आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि नहीं जी, मैं तो वकील को तो मैं 1 रुपया भी ना दूं। मतलब ये हमारे माशरे का जो रवैया है, ये बहुत गलत रवैया है। ठीक, अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, अब एक वकील ने अगर 2 साल आपका केस लड़ना है और वो आपसे 50,000 रुपया फीस मांग रहा है, तो 2 साल की या 3 साल की 50,000 फीस अगर आप एवरेज देखें तो कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे जो मुआशरती रवैये हैं वो इतने ज्यादा मतलब गलत हो चुके हैं, ये हमारे लिए ये एतबार की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है कि जज को रिश्वत देने के लिए वो 5 लाख दे रहा है, पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए वो किस चीज के 2 लाख रुपया देगा, वो 5 लाख किस चीज के देगा? अपने अनफेयर मीन्स से अपना काम पे एक सवाल पैदा होता है ना कि वकील पे वो एतमाद क्यों नहीं कर पा रहा, उसको जज के पास जाने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है, उसको पुलिस के पास जाने की जरूरत ही मैं यही आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जो माशरती रवैये हैं वो इस हद तक करप्शन प्रिवेल कर चुकी है कि हमें पता ही नहीं है कि हम करप्शन करना चाहते हैं, हम करप्शन कर रहे हैं, हम रिश्वत दे रहे हैं। हम मतलब है कि रिश्वत देने के लिए, अनफेयर मीन्स यूज करने के लिए 1 मिनट लगाते हैं। ठीक है ना, बात ये है कि आप एक जज खरीद लें, आप 2 करोड़ एक जज को दे दें, जब तक वकील आपका केस प्लीड नहीं करेगा जज कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास पार्टीज आती हैं, उनका राजीनामा हो चुका था, वो कहते हैं जी हमारा राजीनामा हो गया, इवन देन हमें केस फाइल करना पड़ता है। अब एक बंदे के खिलाफ FIR है, जब वो अदालत में आएगा, अपना केस जमानत का फाइल करेगा, दूसरी पार्टी आके उसे बयान देगी कि जी मेरा इससे राजीनामा हो गया, बैरून कोर्ट जो है वो तो कर ही नहीं सकता। उसमें वकील, दोनों तरफ से वकील पेश होगा, अश्योर कराएगा कि जी ये इनके मैटर और इस तरीके से राजीनामा हो गया। मतलब एक अपने केस को आपके इस बात को ना थोड़ा नेगेटिव अंदाज में ले गई हैं, इसमें वकील के ऊपर एतबार की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, वकील ने तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन जो वो वकील को सर्विसेज देना, अब ये तो हो नहीं सकता ना कि वकील ने जस्ट ऐसे शक्ल दिखानी है और सारा काम क्लाइंट ने करना है, ये जज ने करना है, तब से तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना, अब मुझे बताएं कि क्या ये पॉसिबल है? एक छोटी सी मिसाल है कि एक दर्जी सूट ना सिए, दर्जी कपड़ा काटेगा तो सूट सिलेगा ना, ऐसा ही है। ठीक है ना, आप मार्केट से कपड़ा खरीद के लाएंगे तो आप दर्जी को देंगे ना। एग्जैक्टली। ठीक है, अब बीच में जो वकील का जो किरदार है वो तो उसने अदा करना ही करना है। ये नहीं है कि वकील को वो बाला ही बाला जज खरीद लिया तो वकील का किरदार खत्म। वकील तो बहुत अच्छा, अब मेरी बात सुने कि अगर वकील ना हो, हर शख्स को इख्तियार है कि वो अपना केस खुद लड़ सकता है, लेकिन क्योंकि वो लॉ में एक्सपर्ट नहीं है इसलिए वो वकील का सहारा लेता है ताकि उसको प्रॉपरली जो है उसका केस प्लीड हो। ऐसी बहुत सी बातें जो क्लाइंट अगर खुद कोर्ट में जाके बोले, पेश करे, तो वो कोर्ट जो है वो उसका केस खारिज कर दे। ठीक है, लेकिन वकील ने ही कानून की रोशनी में केस को प्रिपेयर करके अदालत में केस दायर करना होता है। ठीक, अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीच में वकील का किरदार ना हो। जब वकील ने अपना किरदार अदा करना है तो फिर जाहिर बात है उस पर एतमाद है तो उस पर आया खड़ा है ना। चले ये बताइएगा कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो मुंतखब जनरल बॉडी है किस तरह से काम करती है और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? हाँ जी, जो मुंतखब जनरल बॉडी होती है, नॉर्मली जो उनके फंक्शंस होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि उन्होंने 1 साल के लिए बार और बेंच, ये 2 अलहदा इदारे हैं। ठीक है, जो बार है वो वुकला का इदारा है जिसे हम बार एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें हर तहसील लेवल पे एक बॉडी बनी हुई होती है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी होती है। जैसे मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान है। इसी तरह से शुजाबाद की तहसील लेवल पे है तो वो तहसील शुजाबाद की बार एसोसिएशन तहसील शुजाबाद है। इसी तरह हर जिले में, हर तहसील में एक बॉडी बनी हुई होती है। ठीक हो गया, ये तो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। अब हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट के एक अलहदा से जुरिस्डिक्शन है। अब हाई कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अब जुडिशियल जो छोटी जुडिशरी है वो हाई कोर्ट के अंडर तो आती है लेकिन है वो इंडिपेंडेंट इदारा।
अब ये उस इंडिपेंडेंट इदारे को चलाने के लिए अलहदा से बॉडी बनती है, अलहदा से इदारा है। हाई कोर्ट के मामलात को चलाने के लिए वो एक अलहदा से बॉडी बनती है और अलहदा से वो क्योंकि इदारा है। इसी तरह एक पंजाब बार एक इदारा है। पंजाब बार के जो नुमाइंदे हैं वो कानून साजी करते हैं और वो तकरीबन 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, जबकि ये जो नुमाइंदे होते हैं वो कानून साजी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल जो जिस तरह से जैसे एक यूनियन आप कह लें, मजदूरों की यूनियन होती है, क्लर्क्स एसोसिएशंस बनी होती हैं, लाइक दैट ये एक बॉडी हमारी बनी हुई होती है, जिनका जो मेन एक तो उनका ये है कि बार और बेंच के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा होते हैं उसको जो है वो दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव भी चले जाते हैं और बड़ा मामलात बिगड़ भी जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेन हमारा होता है कि इंतजामी उमूर संभालने के लिए जो बॉडी इलेक्ट होती है उन्होंने इंतजामी उमूर संभालने होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर उनकी जुरिस्डिक्शन में है तो वकला की बहबूद के लिए भी फिर वो मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब उसमें वकला की बहबूद के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मतलब वकला के बैठने के लिए, वकला को फैसिलिटेट करने के लिए जो मेन ये हर साल बॉडी बनती है, मेन इसका मकसद होता है कि वकला को हम फैसिलिटेट करें। ठीक। अब जैसे एक मुख्तलिफ फोरम पे उनकी पहचान है, ठीक है, कहीं वकला के हवाले से कोई आवाज उठानी है, कहीं मतलब उनको सहूलियात, बार में उनको क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, जैसे फर्ज कर लें एक सिटिंग रूम अरेंज किया जाता है, टीवी लॉन्ज अरेंज किया जाता है, और मुख्तलिफ बार में अपने अपने मुख्तलिफ हालात के मुताबिक उनको बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है। उनमें मतलब है कि सर्दी गर्मी के हवाले से जी जी बिल्कुल, उनके बेसिक फैसिलिटीज के लिए हाँ ये जो है ये काम करती है, बेसिक फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आखिर में हमारा आपसे ये सवाल होगा कि बतौर वकील खातून अगर नैब सदर की सीट जीत जाती हैं तो खवातीन के लिए खुसूसी तौर पे जो वकला हैं उनकी बेहतरी के लिए, बाकी तो जनरल जो पार्टी है वो ओवरऑल काम करती है, तो खवातीन के लिए आपका क्या होगा खुसूसी तौर पे मंशूर, खुसूसी तौर पे तवज्जो? जी, खवातीन के हवाले से मेरे पास काफी सारे छोटे छोटे जो हैं वो एक मतलब है कि मंशूर कह लें या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं करना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ जो खवातीन हैं स्पेशली मतलब कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ खवातीन को थोड़ा सा इग्नोर बिल्कुल कर दिया जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल जो मामलात होते हैं उसमें खवातीन को इतना काबिल तवज्जो नहीं समझा जाता कि ये भी, जैसे भी आपने कहा कि मैं एक खातून हूँ तो नाइब सदर की एक सीट है तो मैं उसको कैसे मतलब है कि किस तरीके से डील करूंगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ खवातीन के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी ये तो खातून है तो ये क्या कर लेगी, तो बहुत सारे ऐसे मामला, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर शोबे में है। हाँ जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ आप बात करेंगी तो वो वकला में भी बहुत ज्यादा है। और मैं समझती हूँ कि जो खवातीन इस फील्ड में काम कर रही हैं वो समझ लें जिहाद कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डबल फेस करना पड़ता है। एक तो क्लाइंट का जो वो होता है रवैया होता है खवातीन की जानिब थोड़ा सा वो सेटिस्फाइड नहीं होते उनको केस देने के हवाले से, मेल को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है कि खवातीन वकला के ऊपर जो एक एतमाद करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्लाइंट का होता है, और खास तौर पे अगर कोई क्रिमिनल केसेस के हवाले से है बहुत कम खवातीन पे वो एतमाद करते हैं और अपने क्रिमिनल केसेस देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं या ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मसाइल कुछ इस तरह के दरपेश होते हैं, वो बकायदा एक लेडी लॉयर तलाश कर रहे होते हैं कि हमें किसी लेडीज के पास जाना है, खासतौर पे फैमिली अगर मैटर्स हों तो उस सिलसिले में, या किसी खातून का हो, थोड़ी पर्दा नशीन लेडी हो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे किसी खातून लॉयर के पास जाना है ताकि मैं कंफर्टेबली उसके साथ अपना जो केस है वो मैं डिस्कस कर सकूं। ठीक हो गया। अब आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी जो इलेक्शन हो रहे हैं, नैब सदर हैं आप, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए उम्मीदवार हैं, कोई वकला को पैगाम देना चाहें आप इस हवाले से? जी, इस हवाले से तो मैं सिर्फ वकला को यही पैगाम दूंगी कि मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एक खातून पे एतबार करें और इसको जितवाएं और एक मौका दें, इंशाल्लाह कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमें भी अगर आप मौका दें तो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया राबिया साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल खवातीन पे भरोसा करना चाहिए, खवातीन के बगैर
तरक्की नामुमकिन है, जैसा कि क़ायद आज़म ने भी अपनी बहन को हमेशा साथ रखा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में, जो भी उनकी ज़िंदगी में जितने भी काम हुए, जहाँ भी वो जाते थे बहन को उन्होंने साथ रखा। और इस बात से इसकी अहमियत से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि ख़वातीन अगर ना हो तो जो तरक्की की रफ्तार होती है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शोबे के लिए, वो बहुत स्लो हो जाती है। तो भरोसा करें, ख़वातीन वुकला भी उस तरह से बेहतर अंदाज में काम परफॉर्म कर सकती हैं जिस तरह से मर्द हजरात करते हैं। यहाँ अपनी मेज़बान फरहाना खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, सिंध में भी हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में काम करती हैं। उनका कहना यह है कि जब हम गाड़ी रिकवर करने के लिए जाते हैं तो कुछ रियासती इदारे जिनमें पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है, वकला हजरात आ जाते हैं, सहाफ़ी हजरात भी आ जाते हैं, वो हमारे साथ ताउन नहीं करते। लेकिन जब हमारे साथ कोई मसला बनता है उसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ दे अमल यह है कि बैंक भी हमारे साथ